आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड, जिसमें हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो सबसे पहले बच्चों क्या जानो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है? दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। यानी जब भी आप एल्काइल हैलाइड से कुछ भी बनाओगे तो वहां पर कौन सी रिएक्शन हो रही होगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पर? दो तरह की पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे SN1 रिएक्शन, एक है SN1 रिएक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर। क्या हो रहा है? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। और इसी को हम क्या बोलते हैं? SN1 रिएक्शन। दिस इज SN1 रिएक्शन। तो एक हम लोगों ने क्या पढ़ा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, जिसको हम बोल रहे हैं SN1 रिएक्शन। सेकंड आप और क्या पढ़ते हो? आप पढ़ते हो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमोलिकुलर रिएक्शन, जिसको बच्चे आप लोग बोलते हो SN2 रिएक्शन। क्या बोलोगे? SN2 रिएक्शन। तो यहाँ पे आप लोग दो तरह की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ोगे, एक होगी SN1 एंड द सेकंड वन इज SN2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन से, दैट मीन्स SN1 रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं कैसे कैसे ये रिएक्शन होगी। हमारा टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, और इसी को हम क्या बोलते हैं? SN1 रिएक्शन। अब ध्यान से सुनो, जब भी आप SN1 रिएक्शन की बात करोगे तो पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको लिखवा रहा हूं, वो आपको याद रहने चाहिए। आफ्टर दैट फिर हम मैकेनिज्म देखेंगे, जहां पे हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में ऑप्टिकल एक्टिविटी पे भी बना पाऊं। तो जरा देखो ध्यान से, सबसे पहले जब भी हम लोग SN1 रिएक्शन की बात करेंगे तो दिस इज अ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का क्या मतलब है? सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है। दैट मीन्स या तो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेगा या फिर रिएजेंट पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पे जो रिएक्शन का रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट का मतलब है बेटा रिएक्टेंट रेज़ टू द पावर 1। अब देखो यूनिमोलिकुलर यानी सबस्ट्रेट पार्टिसिपेट कर रहा है, जबकि कोई भी रिएक्शन होती है तो सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट और रिएजेंट दोनों वर्क करते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कौन आ रहा है? अभी सिर्फ सबस्ट्रेट आ रहा है। अब जरा बताओ, अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो रिएक्शन का ऑर्डर कितना है? 1 है। कितना है? 1 है। कहां से रिलेट करोगे? केमिकल काइनेटिक्स से। केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर पढ़ते थे ना, 0 ऑर्डर, 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, वही है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पोलर प्रोटिक। ध्यान से देखो, पोलर प्रोटिक मीडियम इज रिक्वायर्ड। यानी SN1 रिएक्शन हमेशा होगी किसमें? पोलर प्रोटिक मीडियम में। अब क्या होते हैं पोलर प्रोटिक मीडियम? देखो पोलर तो सबको पता है, पोल बन रहे हैं, नेगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल। लेकिन साथ में प्रोटिक का मतलब क्या है? प्रोटिक का मतलब है प्रोटॉन्स, दैट मीन्स H पॉजिटिव आयन। तो वो सब्सटेंसेस, वो मीडियम जो H पॉजिटिव आयन दे सके, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? पोलर प्रोटिक मीडियम। जैसे एग्जाम्पल ले लिया मैंने वाटर। क्या वाटर बनाएगा H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव? बना रहा है ना। या मैंने ले लिया CH3COOH एसिड, तो अब ये भी क्या बनाएगा? H पॉजिटिव और O नेगेटिव। देखो पोल बन रहे हैं, नेगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल।
अब जब पोल यहाँ पर बन रहे हैं और H पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स मीडियम इज पोलर प्रोटिक। सेम आप ऐसे ले लो, C2H5OH एल्कोहल, क्या ये भी पोलर प्रोटिक है? हाँ है। तो बोलो क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट क्या है? दिस रिएक्शन कंप्लीट्स इन 2 स्टेप्स। कितनी स्टेप में कंप्लीट होती है रिएक्शन? ये रिएक्शन कंप्लीट होती है 2 स्टेप में। देखते हैं जरा कैसे कैसे कंप्लीट होगी। एक एग्जाम्पल के थ्रू ले रहे हैं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ध्यान से देखना बच्चों। हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं CH3CH C2H5 एंड X, और यहां पर मैं रिएक्शन करा रहा हूं, इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो किससे रिएक्शन होगी? न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन होगी। और व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? पहले मैकेनिज्म बता रहा हूं, फिर सिखाऊंगा कि क्या होता है न्यूक्लियोफाइल और क्या क्या मिल सकता है, ये भी सिखाऊंगा। देखते रहो। स्टेप की वाइज कर रहे हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट स्टेप जो होगी वो होगी फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। क्या बन रहा है? इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन रहा है। अच्छा जरा बताओ मुझे, वो रिएक्शन जिसमें इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है उसको हमेशा क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। RDS का मतलब क्या है? रेट डिटरमाइनिंग। और वो स्टेप हमेशा कैसी होती है? स्लो होती है। दैट मीन्स कैसी स्टेप है? स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप में रिएक्शन का रेट निकाल सकते हो। अब देखो रिएक्शन कैसे हो रही है, मैं इसको ऐसे बना रहा हूं, कार्बन C2H5, ठीक है, और यहां पर मैंने बना दिया H, यहां मैंने बना दिया CH3, इसको हम डार्क कर लेते हैं, और दिस वन इज X। ऐसे बनाया है। क्यों ऐसे बनाया है? क्योंकि अब मैं कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक कर रहा हूं। मेरा ये जो कार्बन है, ये कार्बन है कायरल कार्बन। कायरल कार्बन क्या होता है यहां बता देता हूं आपको। कायरल कार्बन क्या होता है? द कार्बन which having all the 4 valencies डिफरेंट, चारों की चारों वैलेंसी क्या हो? डिफरेंट हो। कार्बन है, एक X जुड़ा है, एक Y जुड़ा है, एक Z जुड़ा है और एक W जुड़ा है। तो देखो चारों के चारों अलग है ना, चारों के चारों अलग है ना। जिस कार्बन से चारों के चारों ग्रुप अलग जुड़े हो उस कार्बन को हम बोलते हैं कायरल कार्बन, याद रखना। और जो कायरल कार्बन होते हैं वही ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। कायरल कार्बन क्या होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, है ना। अब जरा ध्यान से देखो, एक ग्रुप जुड़ा है CH3, एक जुड़ा है H, बोलो अलग है ना, एक जुड़ा है हेलोजन। आप X की जगह आप Cl कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है? लो हेलोजन, ताकि आप ज्यादा रिलेट कर लो। और एक क्या जुड़ा है? अब ये एक C2H5 जुड़ा है, कार्बन नहीं जुड़ा। कौन जुड़ा है? C2H5 जुड़ा है। अब यहां पे क्या होगा? जैसे ही आपको इसको स्लाइटली हीट करोगे तो यहां आ जाएगी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दैट मीन्स स्लो स्टेप, और आपका क्या बन जाएगा? इंटरमीडिएट क्लोरीन हट गया है, यहां आ गया पॉजिटिव पार्ट, और यहां पर C2H5 CH3 और दिस इज डैश H। अब ये जो पोजीशन है ना, इसको बोलते हैं वेज। कैसी पोजीशन है ये? वेज। अच्छा, इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? डैश पोजीशन बोलते हैं। बहुत कुछ सिखाऊंगा इस लेक्चर में, बहुत कुछ सिखाऊंगा, सब कुछ सीख जाओगे। देखो अब ये पोजीशन आपकी बन गई है। अब जरा ध्यान से देखो, हम आगे बढ़ रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। स्टेप नंबर 2 मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। स्टेप नंबर 2 इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इज Nu नेगेटिव। अभी सब कुछ सिखाऊंगा, देखते जाओ देखते जाओ। देखो आपका इंटरमीडिएट बन गया है, दिस इज इंटरमीडिएट C2H5, दिस वन इज CH3 एंड हियर इज H। अच्छा पॉजिटिव था, जरा देखो एक चीज ध्यान से समझो, थोड़ा सा नीचे बनाते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। C2H5 CH3 और दिस वन इज H। जरा बताओ कार्बन है,
तो पॉजिटिव चार्ज चाहे इस तरफ लिखो चाहे इस तरफ लिखो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? देखो जरा, ये कार्बन का p ऑर्बिटल है जो वैकेंट है, दिस इज वैकेंट p ऑर्बिटल, दिस इज वैकेंट p ऑर्बिटल। ये वाला भी क्या है? ये भी वैकेंट है, तो आप पॉजिटिव यहां भी लगा सकते हो और पॉजिटिव यहां पे भी, लेकिन किसी एक जगह ही लगाना है। इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि किसी एक जगह ही लगाना है। अब देखो क्या होगा, अब जैसे ही आपका न्यूक्लियोफाइल आया तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? नेगेटिव है तो पॉजिटिव पे अटैक करेगा। इसको बोलते हैं फ्रंट साइड अटैक, फ्रंट साइड अटैक। क्या बोलेंगे? फ्रंट साइड अटैक। अच्छा, एक अटैक और होगा, अगर न्यूक्लियोफाइल जरूरी नहीं है यहां आए, क्या हो सकता है? इस वैकेंट में आ जाए। तो देखो पीछे की तरफ आया है, तो पीछे की तरफ क्या बोलोगे? बैक साइड, हाँ बैक साइड अटैक। तो क्या बोलोगे? बैक साइड अटैक बोलोगे। इसका मतलब यहां पर जो इंटरमीडिएट बना है उसमें दो तरह के अटैक हो सकते हैं, एक फ्रंट साइड अटैक और एक बैक साइड अटैक। नाउ जब दो अटैक हो रहे हैं तो प्रोडक्ट भी दो तरह के बनेंगे। देखो जरा, एक प्रोडक्ट हमारा बन रहा है, पहले मैं फ्रंट साइड करा रहा हूं, कार्बन C2H5 और यहां पर आपका जुड़ गया है न्यूक्लियोफाइल। और अब जब न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा ना, इन दोनों की पोजीशन चेंज हो जाएगी, दैट मीन्स H आ जाएगा यहां पर और CH3 आ जाएगा यहां पर। ये किसकी वजह से बना? फ्रंट साइड अटैक की वजह से। नाउ एक प्रोडक्ट और बनेगा, एक प्रोडक्ट और क्या बन रहा है? देखो कार्बन C2H5, अब की बार न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक कर रहा है? बैक साइड, दैट मीन्स यहां पे कौन जुड़ा? न्यूक्लियोफाइल। और अब ये H यहां आ जाएगा, ये वाला H, ये CH3 यहां आ जाएगा, जैसे CH3 यहां आया तो CH3 हो गया और क्या आ गया? H। जिस तरफ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है उस तरफ के जो नीचे के कंपाउंड या ग्रुप जुड़े हुए हैं, आप उन ग्रुप की पोजीशन को क्या कर दोगे? इंटरचेंज कर दोगे। बस इतना करना है और कुछ नहीं। तो H इधर आ गया और CH3 यहाँ आ गया। अब आपके दो कंपाउंड बने, जरा देखो क्या कोई डिफरेंस है? न्यूक्लियोफाइल CH3 है, C2H5 न्यूक्लियोफाइल CH CH3, सारे के सारे कंपाउंड तो सेम है ना, दैट मीन्स प्रोडक्ट तो एक ही बन रहा है, एक बन रहा है। देखने में कितने लग रहे हैं? दो लग रहे हैं, लेकिन बन क्या रहा है? एक ही बन रहा है, एक जैसा ही बन रहा है। लेकिन सिर्फ एक जब बनेगा जब आपका कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, जब आपका कार्बन कायरल नहीं है। कान खोल के सुनो, अगर कार्बन कायरल है तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, भले ही एक जैसे लग रहे हैं लेकिन दोनों अलग हैं। कैसे दिखाऊं? चलो दिखाता हूं, ऑप्टिकल रोटेशन के बेसिस पे दिखाता हूं कि ऑप्टिकल रोटेशन, पहले उसको बताता हूं। जरा देखो, आपके पास एक लिक्विड है, तीन लिक्विड ले रहे हैं, लिक्विड A, लिक्विड B और लिक्विड C। इससे लाइट को पास कराया, लाइट सीधे चली गई, दैट मीन्स ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब क्या है? लाइट के साथ कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा, भैया लाइट जा रही है चले जा, कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन एक में आपने लाइट को पास कराया और लाइट रोटेट करके इस डायरेक्शन में, दैट मीन्स ये ऑप्टिकली एक्टिव है। क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। अब लाइट किस डायरेक्शन में रोटेट हो रही है? देखो क्लॉकवाइज हो रही है। कैसी हो रही है? क्लॉकवाइज। जब भी लाइट क्लॉकवाइज रोटेट होगी तो आप उसको बोलोगे डी फॉर्म या फिर आर फॉर्म, डी फॉर्म या फिर आर। अच्छा देखो, यहां पे भी लाइट पास हुई और अब लाइट रोटेट हो गई दिस डायरेक्शन में, बोलो कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा ये भी लाइट को रोटेट कर रहा है तो ये भी क्या हुआ? ऑप्टिकली एक्टिव हुआ। लेकिन अब की बार लाइट एंटी क्लॉक हो रही है, जब भी लाइट रोटेट होगी एंटी क्लॉकवाइज तो आप उसको बोलोगे एल फॉर्म या फिर एस फॉर्म, एल या फिर एस। अब कायरल कार्बन का मतलब कंपाउंड क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है, बोलो हाँ या ना? ऑप्टिकली एक्टिव है। चलो रोटेशन देखते हैं। अब यहाँ पे आप कैसे चेक करोगे कि कंपाउंड क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं जिससे मेजर कर लोगे, थ्योरेटिकल बेसिस पे मेजर करना पड़ेगा। और वो कैसे करोगे? नंबरिंग के अकॉर्डिंग। सुनो, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी नंबरिंग ज्यादा। बोलो किसका ज्यादा है? सबसे एटॉमिक नंबर है क्लोरीन का। किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? क्लोरीन, 17 क्लोरीन। नाउ सेकंड इज कार्बन।
अब दोनों कार्बन है, किसको नंबरिंग दें? जहां कार्बन ज्यादा है। यहाँ 2 कार्बन है जबकि यहाँ 1 है, तो सेकंड नंबरिंग इज दिस, एंड हाइड्रोजन और कार्बन में थर्ड नंबरिंग इज दिस। हमेशा याद रखना, जो सबसे कम प्रायोरिटी है, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है, आप उसको कभी भी नंबरिंग नहीं दोगे। अब देखो, आओ 1 2 3, हम चल गए 1 2 3। जब हम 1 2 3 चल रहे हैं तो जरा बताओ ये कैसा है, क्लॉक है या एंटी क्लॉक है? देखो जरा ध्यान से, घड़ी तो ऐसे घूमती है, ये एंटी क्लॉक है, दैट मीन्स ये कौन सी फॉर्म है? एस या फिर एल फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? एस या एल फॉर्म। तो आपका रिएक्टेंट कैसा था? रिएक्टेंट था एंटी क्लॉकवाइज, लाइट को कहां रोटेट कर रहा है? एंटी क्लॉक। अब प्रोडक्ट देखते हैं। अगेन न्यूक्लियोफाइल की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी, एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो दिस वन इज फर्स्ट, दिस वन इज फर्स्ट, नाउ दिस वन इज सेकेंड, और ये क्या है? थर्ड। मैंने क्या बोला? फोर्थ को प्रायोरिटी नहीं दोगे, नंबरिंग नहीं दोगे। तो देखो 1 2 और 3, बोलो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? देखो जरा, एंटी क्लॉकवाइज, दैट मीन्स ये एल या एस फॉर्म है। नाउ इस वाले में देखो भाई, 2 प्रोडक्ट बने हैं, सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी होगी? सबसे पहली प्रायोरिटी इसकी होगी, देन सेकंड वन इज दिस एंड थर्ड वन इज दिस। बोलो रोटेशन कैसा हो रहा है, जल्दी बोलो। देखो क्लॉकवाइज ना, दैट मीन्स ये डी फॉर्म है, या फिर आप इसको क्या बोलोगे? आर फॉर्म बोलोगे। तो एक क्या हुआ? एक बन रहा है एल फॉर्म और दूसरा बन रहा है डी फॉर्म। दोनों के दोनों क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है ना। एक तो लाइट को रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, और ये वाला क्लॉकवाइज, और ये रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉक। तो दोनों के दोनों लाइट को अलग रोटेट कर रहे हैं, दैट मीन्स दोनों अलग प्रोडक्ट है, देखने में एक जैसे हैं, लेकिन दोनों का नेचर क्या है? डिफरेंट है, ड्यू टू ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स, जो कार्बन से डायरेक्टली एडेड है। तो एक क्या हो गया? क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, और एक एंटी क्लॉकवाइज। अब सुनो कमाल की बात, आपका एक तो लाइट को रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, और दूसरा रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो बताओ, इसने क्लॉकवाइज किया, इसने एंटी, तो एक तो हो रहा है क्लॉकवाइज यानी आर फॉर्म, एक हो रहा है एंटी क्लॉक एस फॉर्म। तो अब मुझे बताओ, आधा आधा रोटेट हो रहा है, तो लाइट कहाँ चली जाएगी? सीधे चली जाएगी क्या? अरे बोलो, लाइट सीधे चली जाएगी। अगर लाइट सीधे चली गई तो कंपाउंड क्या हुआ? देखो पहले वाली केस आ गया ना, पहले वाला केस आ गया ना, कंपाउंड क्या हो गया? अब ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। दैट मीन्स अब ये जो बन रहे हैं ना, ये दोनों को आप बोलोगे, ये दोनों क्या है? ये दोनों के दोनों हैं रेसेमिक मिक्सचर, रेसेमिक मिक्सचर। इसका मतलब आज के बाद बस एक बात याद रखनी है, अगर हम SN1 रिएक्शन करा रहे हैं और हमारा सबस्ट्रेट ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब उसमें कायरल कार्बन है, तो हमेशा एक से ज्यादा यानी 2 प्रोडक्ट बनेंगे और दोनों के दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। दोनों प्रोडक्ट भी क्या होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। और प्रोडक्ट को आप लोग क्या बोलोगे? रेसेमिक मिक्सचर। दैट मीन्स SN1 में किस चीज का फॉर्मेशन होता है? रेसेमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। कब? जब सबस्ट्रेट क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अब जरा बताओ, क्या इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है? अरे बोलो, हो रहा है कि नहीं? अगर इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है तो मैं क्या बोल सकता हूं? रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। देखो जरा, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं? रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड टूवर्ड्स SN1 reaction, reactivity of alkyl halide towards SN1 reaction is directly proportional to stability of intermediate कार्बोकैटायन। एकदम, ये है 1 लाख रुपए की बात, इसको नहीं भूलना है भाई। क्यों? देखो क्वेश्चन क्या होगा? अरेंज द following in increasing order of their reactivity towards SN1 reaction। आपको बोल दिया गया है
कि कुछ कंपाउंड्स हैं जिनको आपको अरेंज करना है किसके बेसिस पे, SN1 रिएक्शन की रिएक्टिविटी के। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, एक बार में नहीं समझ आएगा, कम से कम 2 बार देखना पड़ेगा। तो देखो ज़रा, आपको कंपाउंड दिया हुआ है फर्स्ट, आपको बोल दिया CH3X, सेकंड आपको बोल दिया, इसको मिटा देता हूँ, थोड़े लंबे कंपाउंड बनाता हूँ ज़रा। देखो आपको बोल दिया गया है CH3X, और क्या बोल दिया CH3CH2X, और क्या बोल दिया गया CH3CHX एंड CH3, और क्या बोल दिया गया CH3CX, CH3 और CH3। अब आपको बताना है कि इनमें से SN1 रिएक्शन सबसे ज़्यादा कौन देगा, इसके बेसिस पर अरेंज करना है। तो आप क्या करो, आपने अभी भी देखा SN1 में क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। तो सबके हैलोजन को हटा के क्या बना लो, कार्बोकैटायन। यहाँ से हैलोजन हटाया और क्या बना, CH3 कार्बोकैटायन। इसको क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलते हैं मिथाइल कार्बोकैटायन। क्या बोलेंगे, मिथाइल कार्बोकैटायन। इससे क्या बनेगा, CH3CH2 पॉजिटिव। क्या बोलोगे, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। इससे क्या बनेगा, CH3CH3 पॉजिटिव। क्या बोलोगे, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। इससे क्या बनेगा, CH3 पॉजिटिव। क्या बोलोगे, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। बोलो क्या बन रहा है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और मिथाइल। कैसे पहचानते हैं, जिस कार्बन पे पॉजिटिव है उससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं वो उतना डिग्री है। देखो पॉजिटिव था, कितने जुड़े हैं, 1 2 और 3, कितना डिग्री, 3। पॉजिटिव से कितने कार्बन जुड़े हैं, 1 और 1 2, 2 डिग्री। कितने जुड़े हैं, 1 1 डिग्री। एक भी नहीं जुड़ा मतलब मिथाइल कार्बोकैटायन है। अब आपके पास कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। जरा बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, सबसे ज्यादा स्टेबल इज 3 डिग्री, मोर स्टेबल। और सबसे कम स्टेबल कौन है, मिथाइल, लीस्ट स्टेबल। तो बोलो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है तो स्टेबिलिटी ऑर्डर इज दिस, और जितना ज्यादा इंटरमीडिएट स्टेबल है उतने ज्यादा अल्कलाइड क्या होगा, रिएक्टिव होगा। तो बोलो कौन ज्यादा रिएक्टिव है, बोलो क्या ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा, अरे बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये है हमारी SN1 रिएक्शन, ये रिएक्शन आपको आनी चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन और है, उसको करके हम SN1 रिएक्शन को करते हैं समा। देखो जरा, लास्ट क्वेश्चन में भी आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर के बेसिस पे अरेंज करना है, लेकिन अब की बार हेलोजन ग्रुप को मैं डिफरेंट कर रहा हूँ, यानी अरेंज करना है आपको। मैंने बोला RF हेलोजन फ्लोरीन हो गया, RCl, RBr और RI, और मैंने आपको बोला बताओ इन चारों में से SN1 रिएक्शन कौन देगा सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा SN1 देगा RI, देन RBr, देन RCl एंड देन RF। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जैसे ही हेलोजन हटेगा ये तो कार्बोकैटाइन सारे के सारे क्या हैं, एक जैसे हैं भाई, सेम है क्योंकि अल्काइल ग्रुप सेम है। लेकिन साथ में जो हेलोजन निकल रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, I नेगेटिव, यहाँ क्या बन रहा है, Br नेगेटिव, यहाँ बन रहा है Cl नेगेटिव और यहाँ बन रहा है F नेगेटिव। अब बताओ क्या आपने ये बात पढ़ी है, नेगेटिव ऑन लार्ज साइज इज मोर स्टेबल, बोलो पढ़ा है, लेकिन कहाँ पे, इन ग्रुप, किसमें, ग्रुप में। जरा बताओ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सेम ग्रुप के हैं क्या, फिर कल बाहर आई आंटी, सेम ग्रुप है ना। तो अगर दोनों के दोनों सेम ग्रुप के सब, तो जितना बड़ा साइज होगा उस पर नेगेटिव जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल। तो बोलो कौन सबसे ज्यादा स्टेबल, I नेगेटिव। I नेगेटिव इज मोर स्टेबल, और जो मोर स्टेबल होगा वो आसानी से बाहर निकल जाएगा। दैट मीन्स ये सबसे आसानी से कार्बोकैटाइन बनाएगा, और ये सबसे मुश्किल से बनाएगा। क्यों, सबसे छोटा है, बोलेगा अरे मुझे चाहिए ही नहीं नेगेटिव, हटाओ मैं तो जुड़ा रहूंगा, तो बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी। बोलो क्लियर है। तो यही है हमारा SN1 रिएक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम SN2 रिएक्शन। तो आज के लिए